मेरी भाभी रोज़ मुझे 1 किलो मशहूर दाल मंगवाती थी, मगर उस वक्त मैं बहुत हैरान हो जाती जब भाभी उस दाल को पकाए बिना ही अपने बेडरूम में ले जाती और बाहर निकलती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती और कहती कि दाल बहुत अच्छी थी। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी छोटी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब बहन लंगड़ाती हुई बाहर निकली तो मेरी जान ही निकल गई। आज शीतल भाभी ने मुझे 1 किलो दाल मंगवाई थी। मैं जैसे ही वह दाल लेकर घर पहुंची तो भाभी ने थैला मुझे ले लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं हक्का बक्का रह गई थी कि भाभी को क्या हुआ। अभी आधा घंटा ही हुआ होगा कि मेरे भैया ऑफिस से जल्दी आ गए थे। उनकी तबीयत खराब थी और मैं अपने कमरे में ही बैठी थी। भैया को देखकर मैं जल्दी से उठकर उनके पास आ गई थी। मुझे उनकी चिंता सताने लगी थी, मगर वह बोले थोड़ी देर आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भैया को कुछ शक हुआ तो भैया ने दरवाज़ा पीटा डाला, मगर कमरे से तो भाभी की कोई आवाज़ ही नहीं आई। भैया ने मुझे घर पर कुछ शीतल कहा है, पूछा शीतल कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद है। मैं घबरा गई। मैं बोली भैया भाभी तो कमरे में ही है, शायद आग लग गई होगी तो सकता है भाभी आराम कर रही हो। भाई ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। फिर बोले शीतल दरवाज़ा खोलो जल्दी करो, लेकिन भाभी ने कोई आवाज़ नहीं दी। मैं भैया का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर बरामदे में लेकर आई और बोली आप यहाँ बैठ जाइए, मैं दरवाज़ा खुलवाती हूँ। अब मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कहती रही कि भाभी दरवाज़ा खोल दो, भैया आराम करने घर आए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अंदर इतनी शांति थी कि कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। मैं भैया के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं बोली भैया आप मेरे कमरे में आकर बैठ जाइए, हो सकता है भाभी सो गई हो, निशा भी तो सो रही है ना। भैया ने ना में सिर हिला दिया और मुझसे बोले कि तुम यहाँ से जाओ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं भैया के पास ही बैठी रही। तब भैया के कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी लंगड़ाते हुए बाहर निकलने लगी। भैया एकदम गुस्से से उठे और भाभी को चिल्लाते हुए बोले कमरा अंदर से बंद क्यों था, तुम नहीं जानती क्या, मैं अपने 2 मासूम बहनें तुम्हारे हवाले करके काम के लिए बाहर निकलता हूँ। तुम तो हर रोज़ ही यह सब करती होगी ना। तुमने मेरी बहनों को अपना समझा ही नहीं है। मैं खुद 16 साल की कम उम्र और डरपोक सी लड़की थी। भैया को गुस्से में देखकर मैं खुद ही डर गई थी, मगर फिर भी मैं आगे बढ़ी और बोली भैया आप गलत सोच रहे हैं। भाभी ने कभी हमको पराया नहीं समझा, वह माँ की तरह हम दोनों का ख्याल रखती हैं। शायद आज भाभी की तबीयत खराब हो इसलिए सो गई होगी। मेरी बात सुनकर भैया ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। वह बोली शुक्रिया स्नेहा। मैंने कहा शुक्रिया को मारो गोली, जल्दी चलो भाभी किचन में चलकर दाल बनाते हैं। भाभी एक पल के लिए परेशान हो गई थी। वह बोली स्नेहा दाल तो मैंने खा ली है, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी लंगड़ाते हुए किचन में चली गई थी। मैं हैरान होकर वहीं खड़ी थी कि भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने दाल खा ली है, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखा था कि वह कच्ची दाल अपने कमरे में लेकर गई थी। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ते पढ़ते न जाने मेरी भी आँख कब लग गई थी और सुबह को घबराते हुए अचानक मेरी आँख खुली। मेरे साथ साथ निशा भी जाग गई थी और अब हम दोनों किचन में जाकर भाभी की मदद करने लगे। आज भाभी भी मुझे बड़ी बेचैन सी लगी थी और खोई खोई सी लग रही थी। भैया भी किचन में आ चुके थे। अब भैया भी रिलैक्स लग रहे थे, भाभी से आराम से बातें कर रहे थे। मैंने यह सोचकर यह सब नज़रअंदाज कर दिया था कि यह सब मेरा वहम ही होगा। सुबह मैं जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई और भैया के साथ ही चली गई थी। वह ऑफिस जाते हुए मुझे भी साथ लेकर जाया करते थे। मैं और निशा एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। उसकी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो चुके थे, इसलिए उसकी छुट्टियां चल रही थी, जबकि मैं सेकेंड ईयर में थी और मेरे एग्ज़ाम के लिए अभी 3 महीने बाकी थे। कॉलेज से घर आने के लिए मैं बस से सफ़र करती थी।
मैं जैसे ही घर पहुंची तो मुझे लगा ही था कि जैसे भाभी मेरे इंतज़ार में ही बैठी होगी। वह मुझे देखकर फ़ौरन ही कहने लगी कि स्नेहा, जल्दी से यूनिफॉर्म बदलो और मुझे 1 किलो दाल लाकर दे दो। फिर वह कमरे में पैसे लेने के लिए चली गई थी। भाभी की लंगड़ाहट खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर भाभी के पास आ गई थी। मैं शीतल भाभी से पैसे लेकर 1 किलो मसूर दाल लेकर आई। आज मैंने भाभी को थैला पकड़ाते हुए कहा, भाभी आज प्लीज़ दाल चावल बना लीजिएगा। मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक पल के लिए फीका पड़ गया था। फिर वो हमें सर मिलाकर दाल अपने कमरे में लेकर चली गई। मुझे एकदम से अजीब सा लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कच्ची दाल अपने कमरे में कौन लेकर जाता है। फिर मैं यह सब सोचती हुई अपने कमरे में चली गई थी और पढ़ने लगी। शाम के वक्त भैया ऑफिस से आए तो मैंने और निशा के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए थे। भैया की आवाज़ सुनकर भाभी अपने कमरे से निकल कर आ गई और वह लंगड़ा कर चल रही थी। मैं हैरान रह गई कि पहले तो भाभी के पैर की लंगड़ाहट खत्म हो गई थी, अब दोबारा वह क्यों लंगड़ा रही है। मुझे भाभी पर शक हुआ, कहीं भैया को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं करती। लेकिन जब मैं भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ साफ पता चल रहा था कि वह बड़ी तकलीफ में है। मैंने अपनी सोच को फ़ौरन बदला और भाभी के पास की और उनसे पूछने लगी कि उनके पैर में क्या हुआ है। तो वह चुप बैठ गई थी। भैया को बड़ी भूख लगी थी, इसलिए फिर भाभी फटाफट किचन में चली गई थी और मैं अक्सर किचन में भाभी की मदद करती थी। आज भी उनकी मदद के लिए मैं किचन में चली गई। मैंने कहा, भाभी दाल चावल के बारे में सोच सोच कर बड़ी भूख लग रही है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा था। फिर बोली, आज तो मैंने घर में आलू की सब्ज़ी बनाई है। दाल तो मैं कब की खा गई, बहुत ही अच्छी दाल थी। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। एकदम ही मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आ गई थी। मैं अपनी सोच में गुम थी, लेकिन निशा को देखकर मैं एकदम से चौंक गई थी, क्योंकि वह अपनी पुरानी फर्स्ट ईयर की किताब खोलकर बैठी थी। मैंने उससे कहा कि जब पढ़ने के दिन थे तब तो तूने पढ़ाई में जान बचा ली थी, अब क्या फ़ायदा इन किताब को पढ़ाई का। मैं निशा से किताबें लेने के लिए हाथ आगे किया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया था और एकदम गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दिया करो, हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। आपसे मुझसे 2 साल बड़ी हो, 20 साल नहीं, जो मेरे हर मामले में टांग अड़ाती फिरती हो। मुझे निशा से इस तरह के बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। निशा ने तो कभी मेरे साथ ऐसी बात नहीं की थी। मैं उसे छोड़कर भैया के पास आकर बैठ गई थी। भैया मुझे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी की टांगों पर था। वह भैया के सामने आने का टाल रही थी और बहुत मुश्किल से कोशिश कर रही थी कि वह लंगड़ा कर ना चले। भैया ने मुझे जब यूं सोच में गुमसुम पाया तो परेशानी की वजह पूछने लगे। मैंने बिना कुछ सोचे ही भैया को बता दिया कि निशा ने मेरे साथ बदतमीजी की है। भाई यह बात सुनकर हैरान हो गए थे। फिर उन्होंने निशा को आवाज़ देकर बाहर बुलाया और बोले कि तुम हर वक्त कमरे में क्या घुसी रहती हो, बाहर आकर हम सबके साथ क्यों नहीं बैठती। भैया के शब्द अभी मुंह में ही थे कि निशा ने जोर से रोना शुरू कर दिया था। वह बोली, पिताजी खुद तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे डर डर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। भैया कहता है कमरे में मत बैठो, भाभी कहती है घर के कामों में हाथ बटाओ, जबकि मेरी बहन तो मेरी दुश्मन ही बनी हुई है। भैया निशा की हरकतें देखकर, यह हालत देखकर हैरान रह गए थे। फिर भैया उठे और निशा को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, निशा तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कभी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा बेटी ही समझा है। फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोचने लगी हो। निशा कुछ भी बोले बिना सिर्फ रोती चली जा रही थी। हम सब भी परेशान हो गए थे। फिर अचानक ही उसने अपने आंसू पूछ लिए और हम सबसे माफ़ी मांगकर कमरे में चली गई थी। भैया ने भाभी को आवाज़ देकर बुलाया और बोले, शीतल आजकल निशा घर में ही होती है, यह इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है, कोई बात हुई है क्या। भाभी का चेहरा एकदम ही सफ़ेद पड़ चुका था, वह बड़ी डरी हुई लग रही थी। वह बोली, सुनील निशा हर वक्त कमरे में ही बैठी रहती है, इसलिए मैंने 1-2 बार उसे बोला था कि घर के कामकाज में थोड़ी मेरी मदद कर दिया करे। इस तरह से तुम बोर भी नहीं होगी, शायद उसे मेरी बात बुरी लग गई होगी। भैया कुछ सोचने लगे थे, जबकि ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे शीतल भाभी हमसे कुछ छुपा रही थी।
बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर थी। अगले दिन भैया हमारे कमरे के लिए टीवी लेकर आए, अच्छी अच्छी मूवी ले आए, किताबें और नॉवेल्स भी लेकर आए। और भैया ने निशा के हाथ में थमा दी और बोले, आज के बाद तुम घर में बोर नहीं होगी। फिर केरम भाभी के हाथ में थमाकर बोले, शीतल तुम और स्नेहा केरम खेल लिया करो। यह देखकर भाभी भी मुस्कुरा गई थी। मैं जब कमरे में आई तो निशा मुझे बड़ी जोश में लग रही थी। वह बोली, स्नेहा मैं सारा दिन फिल्म देख लिया करूँगी, तुम पढ़ाई में ध्यान लगाते रहना। मेरा भी दिल ललचा गया था। भैया निशा के लिए तो बच्चों वाली फिल्में भी लेकर आए थे। मैं देर रात तक जाकर पढ़ाई करती थी। एक दिन मैं पढ़ाई कर रही थी, तब मैंने भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा। वह तेज तेज कदमों से चलती हुई छत पर चली गई थी। न जाने इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी। मैं पढ़ाई वगैरह सब भूलकर बाहर ही देखती रह गई थी। करीबन 1 घंटा छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली गई थी। आखिर यह सब हो क्या रहा था। मैं इस फिक्र में घूमती जा रही थी, जबकि मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आई तो भाभी ने मुझे पैसे थमा दिए और फिर से मुझे 1 किलो मसूर दाल लाने के लिए भेज दिया था। मैं कपड़े बदलने कमरे में गई तो यह देखकर दंग रह गई कि निशा फर्स्ट ईयर की किताबें पढ़ रही थी। मुझे देखकर वह इस तरह चौंक गई थी कि झट से वह सारी किताबें सहित कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने सोचा कि पहले भाभी की दाल ला देती हूँ, फिर निशा को तो बाद में देखूंगी। मैं दाल ले आई तो भाभी ने मुझे थैला ले लिया और कोई भी बात किए बिना अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया और निशा की खबर लेने के लिए कमरे में गई तो वह बोली, स्नेहा तुम भाभी को यह रोज़ रोज़ दाल लाकर मत दिया करो। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि वह ऐसा क्यों कह रही है। तो मैं इस पर उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ निशा? जल्दी से उठकर मेरे पास आई और कान में ऐसी बात बोल दी कि मेरा सिर चकराने लगा। मैं निशा की बात झुटला भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह सारा दिन घर में ही होती थी। उसे तो भाभी की हर काम की बराबर जानकारी होती थी। मैं निशा को कसम देकर मना कर दिया कि वह फ़िलहाल इस बात को किसी से भी ना कहे। मैं खुद इस सारे मामले की तहकीकात करूँगी, फिर सच सामने आ जाने के बाद ही कुछ फैसला करेंगे। मैं पढ़ने बैठ गई तो निशा टेरेस पर चली गई थी। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं निशा और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। यह दोनों ही बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। मैं अपनी सोच में गुम थी कि कभी भाभी कमरे से बाहर निकल आई और वह लंगड़ाते हुए चल रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मैंने कहा, भाभी दाल कहाँ गई? भाभी बोली, वह तो मैंने खा ली, बड़ी ही अच्छी थी। तो यह सुनकर मैं चुप हो गई और फिर भाभी लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हुई घर के काम कर रही थी। तब अचानक मुड़कर बोली, निशा कहाँ है? मैंने बताया कि वह तो घर छत पर गई है। यह सुनकर भाभी के चेहरे का रंग अचानक ही उड़ गया। वह लंगड़ाती हुई छत की तरफ जाने लगी। मैंने सर झटक दिया और अपनी किताब उठा ली। यह दोनों तो पागल हैं, मुझे भी पागल कर देगी। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। भाभी को छत पर गए हुए बहुत देर हो गई थी। मैं भी उन दोनों के पीछे ही छत पर चली गई। सीढ़ियों से चढ़ते हुए मैंने भाभी की आवाज़ आसानी से सुन सकती थी। भाभी निशा को बुरी तरह से डांट रही थी। निशा के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। मेरा दिल बहन के लिए टूट सा गया था। मैं जैसे ही छत पर पहुंची तो भाभी मुझे देखकर डर गई थी। उन्होंने निशा को गले से लगाया और प्यार से बोली, कैरम नहीं खेलोगे अपनी भाभी के साथ? निशा ने भी अपने आंसू पोंछ दिए थे और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मैं उन दोनों को देख रही थी। मैं निशा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए नीचे लेकर आ गई थी। उसे कमरे में लाकर मैंने पूछा, भाभी तुम्हें क्यों डांट रही थी? निशा घबरा गई और बोली, नहीं तो भाभी मुझे क्यों डांटेंगे, बल्कि वह तो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं कुछ सोचकर चुप हो गई थी। मैंने कहा, निशा मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं भाभी का राज जानना चाहती हूँ। उस दिन तुमने जो मुझे बात बताई थी वह सिर्फ तुम्हारा वहम थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे असली सबूत लाकर दो।
कल जब मैं भाभी को दाल ला कर दूंगी तो तुम उनके कमरे में छुप कर देखना कि वह दाल कैसे खाती है और फिर लंगड़ा कर क्यों चलने लगती है। मेरी बात सुनकर निशा एकदम से मुस्कुरा गई थी। वह बोली, स्नेह मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन कॉलेज से वापस आते समय मैं अपने दिमाग में सारा प्लान फिट करके आई थी। घर पहुंची तो मैंने भाभी को मेरा इंतजार करते हुए पाया था। वह बोली, इसने यहाँ जल्दी से दाल ला कर दे दो। मैं मुंह धोने के लिए कमरे में चली गई और निशा को भी समझा दिया कि जैसे ही भाभी को आवाज़ देकर बुला लूँगी तुम उनके कमरे में जाकर छुप जाना। उसने कहा, हाँ कह दिया था। मैंने भाभी को आवाज़ दी और कहा, भाभी दाल अब महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुरा कर बोली, तो फिर क्या हुआ, मैं अभी ला कर देती हूँ। वैसे इतनी देर में निशा भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं दाल ले आई थी। भाभी ने खुशी खुशी वह दाल मुझे ले ली और अपने कमरे में चली गई। मैं बाहर बरामदे में बेचैन होकर चक्कर पर चक्कर काट रही थी। 1 घंटे बाद भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वह लंगड़ा कर आई हुई कमरे से बाहर आ गई थी। तो मैं किचन में चली गई तो निशा भी उसके कमरे से बाहर निकल आई। यह देखकर तो मैं दंग रह गई थी कि निशा भी आज लंगड़ा कर चल रही थी। मैं निशा के हाथ वहाँ पकड़ा और जल्दी से पूछा, निशा बता तूने क्या मालूम हुआ। निशा बड़ी है परेशानी सी लग रही थी। वह बोली, स्नेहा मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे चुप चुप कर घर से निकलती है, मगर तुमने यकीन ही नहीं किया था। वह खिड़की बहुत छोटी है, उसे निकलते वक्त पैर में चोट लग जाती है, इसलिए भाभी लंगड़ा कर चलती है। मैं भी उसी खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर इस चोट की वजह से मैं वापस आ गई। मैं निशा को कसम दी कि वह भैया को इस बारे में कुछ भी ना बताए। वह बोली, पागल तो नहीं हूँ जो भैया का घर उजाड़ने का सोचूंगी। मैं निशा को एक किताब दे दी और बोली कि तुम इसको पढ़ लेना। मैं उसका छोटा सा दिमाग दूसरी तरफ घुमाना चाहती थी, जबकि मैं खुद इस दुविधा में फंस गई थी कि भाभी के बारे में भैया को बताऊं या फिर ना बताऊं। भाभी हमारे साथ तो बहुत अच्छे से रहती थी, मगर वह मेरे भैया के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बात सोचते सोचते मेरी आंख लग गई थी। ना जाने कितनी देर में सोती रही। जब भैया के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तब मैं घबरा कर बैठी थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं भागती हुई गई तो बरामदे में मेरे भैया भाभी और निशा को देखा। मुझे लगा निशा ने भाभी की हरकत भैया को बताती, तभी तो वह उन पर गुस्सा कर रहे हैं। मुझे देखकर भैया गुस्से से बोले, स्नेहा मैं तो तुम्हें बहुत होशियार समझता था, मगर तुम भी इसको नहीं संभाल पाई। भैया का इशारा निशा की तरफ था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, भैया क्या हुआ। भैया की आंखों में आंसू आ गए थे। वह बोले, तुम निशा से मुझे यह पता करके बता दो कि छत पर कौन था जो इससे मिलने आया था। मैं एकदम ही डर गई थी। मैंने जोर जोर से ना में सिर हिला दिया था। मैंने बोला, नहीं भैया हमारी निशा ऐसी नहीं है, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी भी आगे बढ़कर बोली, सुनील आप बिना सबूत इतना गुस्सा ना करें, बच्ची है वह सुधर जाएगी। भैया भाभी को घर घूर रहे थे। वह बोले, मैंने शादी के पहले ही दिन तुम्हें बताया था कि यह दोनों लड़कियां सिर्फ मेरी बहनें नहीं हैं, बल्कि मैं इन्हें अपनी बेटियां भी समझता हूँ। तुम मन बनाकर उनकी परवरिश का नाम इस तरह से पालन पोषण किया है। तुमने इनका। मैं निशा का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई थी। मैं निशा से पूछा, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि आखिर बात हुई क्या है। वह रोते हुए बोली, भाभी चाहती कि हम दोनों उनके पति का घर छोड़कर चली जाए, इसलिए वह यह सब करके हमें हमारे भाई की नज़रों में गिराना चाहती है। निशा की बात तो मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, हमारे लिए गड्ढा खोदने वाली खुद ही उसमें गिर जाएगी। अगले दिन मैं भैया के साथ कॉलेज जाने लगी तो भैया बड़े खामोश से थे, उनकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। मैंने कहा, भैया आज आप ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज से लेने के लिए आ जाओगे। मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। भैया कुछ कहे बिना ही चले गए थे, मगर यह उनकी मेहरबानी थी कि वह मुझे लेने के लिए आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि वह घर से बाहर ही रहे, तब तक मैं इशारा करके उन्हें ना बुलाऊं। तब भी वह आए। मैं जैसे ही घर गई भाभी ने दाल का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं
दाल लेने बाहर निकली तो भैया आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, बस आप चुप रहे, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं दाल लेकर चली गई तो भाभी ने मेरे हाथ से थैला ले लिया और कमरे में चली गई थी। मुझे इस वक्त का इंतज़ार था। मैं जल्दी से घर से बाहर आई और भैया को अपने साथ लेकर मैंने कहा, भैया आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलिए। भैया के पास एक करतार था जिसके ज़रिए से उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोल लिया था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो भाभी अंदर नहीं थी। उनके कमरे की खुफिया खिड़की खुली थी। भाई ने उस खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें भाभी नजर आई। वह तेज तेज चलती हुई कहीं जा रही थी। भैया भी उस खिड़की से कूद गए थे, जबकि मैं और निशा भी बड़ी मुश्किल से उस खिड़की से उतर पाए थे। हम तीनों भाभी का पीछा करते हुए दूर एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। एक बाबा का घर था जहां लोग ताबीज बनाने के लिए आ जाया करते थे। तेज तेज चलते हुए अचानक जब भाभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। भैया आगे बढ़े और भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आए थे। भैया के तेवर बड़े खतरनाक हो चुके थे। वह भाभी से बोले, शीतल, आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। मुझे सच सच बता दो। तब भाभी बोली, सुनील, भगवान जानता है मैंने आपकी इन दोनों बहनों को अपनी बेटियों की तरह ही समझा है, मगर इनकी वजह से आप मुझ पर शक करते हो कि मैं इनका ख्याल नहीं रखती। इनकी वजह से आप मुझे 2 शब्द भी सुना देते थे। तब मुझे यह वहम हो गया था शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा भी लगता था कि जैसे आप किसी और से मोहब्बत करते हैं और मुझे तलाक दे देंगे। मैंने अपनी बड़ी बहन से इनके बारे में बात की तो वह बोली, एक साधु बाबा है जिनका मंत्र बहुत शक्तिशाली है, उसे पति मुट्ठी में आ जाता है, इसलिए मैं आप सबसे चुप कर उनकी सभा में जाने लगी थी। साधु बाबा ने कहा था कि पूरे 30 दिन तक 1 किलो मसूर की दाल पर मंत्र का प्रयोग करना है और वही दाल नहर के किनारे फेंक देनी है। मुझे यह सब करते हुए पूरे 25 दिन हो चुके थे। मैं आप दोनों के जाने के बाद इस मंत्र का पाठ करती थी, जिसकी वजह से निशा पर ध्यान ना रख सकी। मुझसे चूक हो गई। निशा अपने ही इलाके के आवारा लड़के रवि से मोहब्बत कर बैठी और इसके दरमियान चिट्ठी और हद का सिलसिला शुरू हो चुका था। मुझे निशा पर शक हुआ, इसलिए मैं आधी रात को उठकर छत पर चली गई। तब मुझे रवि का खत मिला नज़र आया। उसने निशा की बहुत तारीफ़ करी थी। मैंने वह खत निशा को दिखाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी हकीकत तुम्हारे भैया को बता दूंगी, इसलिए समय के रहते सुधर जाओ। मगर निशा तो मुझे ही अपनी दुश्मन समझने लगी थी। मैं यह ठान चुकी थी कि 3 दिन बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और मेरी मन्नत भी। इसके बाद मैं निशा से सख्ती से पेश आऊँगी, मगर यह व्रत पूरा होने से पहले ही आप मेरा राज जान चुके हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं निशा का ख्याल नहीं रख पाई। मैं निशा की तरफ देखा तो वह शर्म के मारे ही सिर झुका कर खड़ी थी। भैया ने आगे बढ़कर निशा के सिर पर हाथ रख दिया और बोले, बेटा, अगर रवि अच्छा लड़का होता तो मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ खुद करवा देता, मगर वह बहुत बुरा इंसान है। इलाके की हर लड़की के ऊपर उसकी नज़र है। निशा रोने लगी और बोली, भैया, घर में सूनापन था और अकेलापन था, इसकी वजह से मैं इस गलत राह पर चल बैठी, वरना मुझे रवि से कोई दिलचस्पी नहीं है। भैया मुस्कुरा दिए थे। उनके सर से भारी बोझ उतर गया था। फिर उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया था। यकीनन अब भाभी की खबर लेने वाले थे। वह भाभी को हमारे सामने कभी डांटा नहीं करते थे। मैंने कहा, भैया, भाभी को कुछ मत कहना, वह हमारी माँ जैसी है। भाभी रोते हुए हम दोनों बहनों के गले लग गई और एक बार फिर हमारे घर में प्यार का खुशनुमा माहौल बन चुका था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी।